नमस्कार बच्चों। तो आज हम विज्ञान भाग 2 में आनुवांशिकता और उत्क्रांति के बारे में देखेंगे। तो देखिए बच्चों, क्या है आनुवांशिकता और उत्क्रांति। तो देखिए, बहुत सारे सजीव होते हैं, है कि नहीं, जिनके गुणधर्म या उनके कुछ न कुछ बोलते हैं ना, चीज़ें सामान्य होती हैं किससे, अपने पूर्वजों से, है कि नहीं। तो वही क्या होती है, आनुवांशिकता होती है। जैसे हमारे माता पिता से हमारे अंदर बहुत सारी समानताएं दिखाई देती हैं, है कि नहीं। तो ये सब कहाँ से आए हैं, आनुवांशिकता से आए हैं। ओके, तो आनुवांशिकता व आनुवांशिक बदल होता है, और यह जो परिभाषा है, यह आनुवांशिकी, आधुनिक आनुवांशिकी का जो प्रारंभ है वो ग्रेगर जॉन मेंडल नामक इस वैज्ञानिक ने बताया था। ओके, तो सबसे पहले देखेंगे बच्चों, आनुवांशिकता होती क्या है। आनुवांशिकता, ओके, तो आनुवांशिकता आपको पता है कि एक पीढ़ी से जो लक्षण होते हैं वो दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। किसके हेल्प से जाते हैं, जनुक के द्वारा जाते हैं। जनुक, जो कि आपने पढ़ा है 9th क्लास में। पीढ़ी तक संक्रमित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, आनुवांशिकता कहलाती है। तो ये बच्चों 1 नंबर का आपके लिए ये परिभाषा है, एग्जाम में आ सकता है। एक पीढ़ी के जैविक लक्षण जनुकों द्वारा दूसरे पीढ़ी तक संक्रमित होते हैं। होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, आनुवांशिकता कहलाती है। आनुवांशिकता, उसी को आनुवांशिकता कहते हैं। जैसे हमारे अंदर बहुत सारे गुणधर्म जो है हमारे माता पिता, दादा दादी आदि के द्वारा आते हैं, तो वह आनुवांशिकता कहलाते हैं। ओके, और आनुवांशिक में बच्चों बीमारियां भी आती हैं। ऐसे नहीं है कि बीमारियां नहीं आती। जैसे मधुमेह हो गया, आपके घर पे किसी को मधुमेह है, पूर्वजों को, तो आपको चांस है कि वो आपके अंदर भी आ सकता है। ओके, तो इसके बारे में जानकारी कौन दिया, ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया। ओके, अब उन्होंने यह चीज़ जो है ह्यूगो द विंसी और इनके उत्परिवर्तन सिद्धांत द्वारा अचानक होने वाले परिवर्तन के पीछे का कार्य कारण समझ में आया। इसी आधार पर 1902 में वॉल्टर सटन ने कण खजूरा की कोशिश में गुणसूत्रों की जोड़ियों के स्वरूप में देखा। तब तक ये किसी को भी मालूम नहीं था। जनुकों का वहन गुणसूत्रों द्वारा किया जाता है। यह सिद्ध होने के कारण ही आनुवांशिकता का प्रमाण मिल पाया। इस आधार पर 1944 में वर्ष ओसवाल्ड एवरी, मैकलिन मैकनार्थी तथा कॉलिन मैकलाइड, इन तीनों ने कुछ विषाणुओं को छोड़कर सभी सजीवों में डीएनए ही आनुवांशिकता की सामग्री होती है, यह सिद्ध किया। यह उन्होंने क्या किया, बताया बच्चों। ओके, फिर सन 1961 में इस वर्ष में फ्रांस के फ्रांकांसी जैकब तथा जैक मोनार्ड, इन आनुवांशिक वैज्ञानिकों ने जीवाणुओं की कोशिका में डीएनए द्वारा होने वाले परिवर्तन प्रथम संश्लेषण की प्रतिकृति तैयार की, जिसके कारण डीएनए अणुओं में छुपे हुए जनुकीय संकेतों को समझने में मदद हुई। इसी से जनुकीय अभियांत्रिकी की दृष्टि से अमाप क्षमता वाली पुनः संयोजी डीएनए तकनीकी विकसित हुई। ओके बच्चों, तो ये आपको बताया गया है। तो इम्पोर्टेंट क्या है, आनुवांशिकता किसे कहते हैं, आनुवांशिकता की परिभाषा, उसकी खोज किसने की, ग्रेगर जॉन जोहानस मेंडल ने आनुवांशिकता की खोज की। ओके बच्चों, अब आगे देखेंगे प्रतिलेखन, भाषांतरण और तथा स्थानांतरण। प्रतिलेखन, भाषांतरण तथा स्थानांतरण। ओके बच्चों, तो देखो, डीएनए में पाए जाने जनुक आरएनए की मदद से कोशिकाओं में कार्य
कोशिकाओं के जो कार्य होते हैं उसमें भाग लेते हैं। उसी प्रकार शरीर की रचनाओं एवं कार्य पर भी नियंत्रण रखते हैं। ओके, जनकों में प्रथिनों के निर्मित संदेश में जानकारी संग्रहित होती है और योग्य प्रकार की प्रथिनों की समय समय पर होने वाली निर्मित ही शरीर के लिए आवश्यक होती है। इन प्रथिनों की निर्मित डीएनए के कारण आरएनए के माध्यम से होती है और इसे ही सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। ओके, इसे ही क्या कहते हैं बच्चों? सेंट्रल डोग्मा कहा जाता है। ओके, तो देखिए फिर आगे क्या दिया गया है इसके अंदर। और यह निर्मित होते समय डीएनए के धागों में से एक का उपयोग इस कार्य के लिए होता है और निर्मित होने वाले एमआरएनए अणु में तथा वह निर्मित करने के लिए उपयोग में लाया गया डीएनए का धागा, इन दोनों में न्यूक्लियोटाइड के क्रम से एक दूसरे के पूरक होता है। साथ ही डीएनए के थाइमिन के स्थान पर एमआरएनए के यूरानिल होता है और आरएनए निर्मित करने की इस प्रक्रिया को प्रतिलेखन कहते हैं, जो कि बच्चों आपको यहाँ पर दिया गया है। देखिए परिभाषा के रूप में पूरा ये परिभाषा है। यहाँ पर मैंने सेंट्रल डोग्मा की परिभाषा अंडरलाइन की है तथा यहाँ पर प्रतिलेखन की। तो ये आप पढ़िए, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद।